कल हमने क्या स्टार्ट किया था? तो कल हमने स्टार्ट कर लिया ऑलरेडी 10AA हो गया हमारा, AMT हो गया हमारा, बिजनेस ट्रस्ट हो गया, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया। 15 मिनट में सुपर क्विक पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। बोलता है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट की सारी इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। जितनी भी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। किसके हैंड में? वो होगी यूनिट होल्डर्स के हैंड में टैक्सेबल। पर यहाँ पे बोलते जब सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या कर रहा है, इनकम इनको देगा तो इसको टीडीएस क्या करना पड़ेगा? फिर डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले के लिए इनकम क्या है? टैक्सेबल है। तो किस रेट से डिडक्ट करता है? तो हमने याद किया था, रेसिडेंट अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ हो तो उनका 25% है। उसके बाद अगर इनको छोड़ के कोई भी रेसिडेंट है तो जनरली भी 30% पे उनका टैक्स रहता है, तो वही है। और अगर फॉरेन कंपनी या फिर क्या है तुम्हारा नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए क्या है? रेट इन फोर्स। तो 25-30 रेट इन फोर्स हो गया अपना। यहाँ पे बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट जितना भी अमाउंट ऑफ इनकम अर्न करेगा, जिस भी प्रपोर्शन में, जिस भी मैनर में अर्न करेगा, उसी प्रपोर्शन उसी मैनर में क्या मान लिया जाएगा कि उसने क्या की है? डिस्ट्रीब्यूट की है वो इनकम। मतलब यूनिट होल्डर्स के हैंड में भी रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सपोज इसने 90 करोड़ अर्न किए, 90 करोड़ में से 30 पीजीबीपी के हैं, 30 कैपिटल गेन के, 30 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब 1:1:1 का रेशियो है। तो वही रेशियो सपोज मैं किसी शेयर होल्डर को 1 करोड़ रुपए दे रही हूँ तो उस पर भी 1:1:1 का रेशियो लग के उसकी इनकम का हेड वही जाएगा। ये था तुम्हारा क्या? सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। उसमें बोलता है डिस्ट्रीब्यूट करो या मत करो, तुमने इनकम अर्न की सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तुम इस बार डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तब भी क्या होगा? यूनिट होल्डर्स के हैंड में उसी वक्त क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। जब एक्चुअल में तुम अगले साल जाके या आगे के सालों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करोगे तब फिर टैक्स वापस से नहीं लगता। डन विद सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। सेकेंड आता है हमारा इन्वेस्टमेंट फंड। बोलता है इन्वेस्टमेंट फंड की सारी इनकम एग्जिम्ट है इन्वेस्टमेंट फंड के हैंड में एक्सेप्ट पीजीबीपी। पीजीबीपी पे टैक्स कौन पे करेगा? हमारा इन्वेस्टमेंट फंड जो होगा वो पीजीबीपी पे क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। तो बोलता है जब मैं पीजीबीपी पे टैक्स पे कर रहा हूँ, इसका मतलब यूनिट होल्डर्स के हैंड में एग्जेम्प्ट होगा पीजीबीपी, और बाकी की सारी इनकम जो मेरे लिए एग्जेम्प्ट है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी? यूनिट होल्डर्स के हैंड में हो जाएगी टैक्सेबल। फिर इसके बाद आता है कि मैम अगर हम क्या कर रहे हैं, पीजीबीपी इन्वेस्टमेंट फंड बोलता है मैं इस पे टैक्स पे कर रहा हूँ, तो पीजीबीपी का जो भी लॉस होगा, सेट ऑफ भी मैं करूंगा, कैरी फॉरवर्ड भी मैं करूंगा। दो वर्ड यूज कर रही हूँ, सेट ऑफ भी वही करेगा, कैरी फॉरवर्ड भी वही करेगा। लेकिन पीजीबीपी छोड़ के जो भी इनकम होगी, पीजीबीपी को छोड़ के जो भी इनकम होगी उसको बोलते हैं कि वो इनकम का लॉसेस पहले हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कौन करता है? यूनिट होल्डर। मतलब यूनिट होल्डर को सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा। सेट ऑफ तो इन्वेस्टमेंट फंड ही आपस में अपनी इनकम से करेगा, और बच गया कुछ लॉस तो वो किसके हैंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूनिट होल्डर। कब से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुआ था? 31 मार्च 2019 से डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है। बोलते 31 मार्च 2019 को अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन 31 को वो तभी डिस्ट्रीब्यूट होंगे एज ऑन डेट अगर यूनिट होल्डर ने यूनिट होल्ड किए, तभी एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो लॉस एक्यूमुलेट हुआ है वो उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन उन्हीं लोगों को होगा जो उस दिन यूनिट होल्ड करके बैठे होंगे। इसके बाद से जो भी तुम्हारे करंट ईयर के लॉसेज आते जाएंगे वो तभी डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो एटलीस्ट 12 मंथ तक क्या करेगा? उसको होल्ड करके रखेगा। फिर बोलते हैं मैम जब आप क्या कर रहे हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो थे 31 मार्च 2019 के वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ऑलरेडी भी तो कैरी फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट फंड ने भी कर लिया होगा, तो क्या फ्रेश ईयर्स मिलेंगे? फ्रेश 4 ईयर 8 ईयर एज द केस में भी नहीं, रिमेनिंग ईयर्स आपको मिल जाएंगे। रिमेनिंग ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा? ये कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। पर वो करंट ईयर वाले लॉसेस वो तो ऑब्वियस है, वो तो अभी अभी हुए, अभी बटे, तो उनके पूरे पूरे ईयर्स क्या होंगे? यूनिट होल्डर को कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट फंड की बात क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड में बोला मैम पीजीबीपी इसके हैंड में टैक्सेबल होता है, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी है या फर्म है तो किस रेट से टैक्सेबल होगा? 30% पे। और अगर ये इन्वेस्टमेंट फंड अदर देन कंपनी, अदर देन फर्म है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से क्या होगा? एमएमआर की रेट से ये टैक्सेबल। इन्वेस्टमेंट फंड की भी वही कहानी, जिस रेशियो प्रपोर्शन में ये अर्न करता है इनकम, उसी रेशियो प्रपोर्शन में ये इनकम क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एंड इस बार भले ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हो,
यहाँ पे क्रेडिट भी करोगे तो यूनिट होल्डर्स को टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जिस साल में फिर एक्चुअल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस ईयर में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। दिस कंप्लीट द रिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तीसरा, बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट बोलता है देखो भाई, बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्ट करता है एसपीवी। एसपीवी एक डोमेस्टिक कंपनी है, और बिजनेस ट्रस्ट में कौन इन्वेस्ट करते हैं? बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं यूनिट होल्डर। हमने लॉजिक समझा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो आया सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट के लिए एक्चुअल में आया ही नहीं था। तो जब नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट करता है तो उसको टैक्स कम लगाते हैं, और रेसिडेंट को पूरी तरह से क्या करते हैं, नॉर्मल रेट पे ही टैक्स लगाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है जब भी क्या होता है, बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में इन्वेस्ट करता है, मतलब बिजनेस ट्रस्ट क्या देगा, उसको अपने यूनिट्स देगा, और क्या होगा, एसपीवी उसको अपने क्या दे देता है, शेयर्स दे देता है। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इसने यूनिट दिए, उसने शेयर्स दिए, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। और हमको बता के रखा है कैपिटल गेन में कि सच काइंड ऑफ ट्रांसफर इज नॉट ट्रांसफर। एक्सचेंज है लेकिन फिर भी उसको हम ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, इसका मतलब कैपिटल गेन यहाँ पे नहीं लगेगा। अब जैसे ही बिजनेस ट्रस्ट ने इसके शेयर्स होल्ड किए, एसपीवी, एसपीवी इज अ डोमेस्टिक कंपनी, तो उसको क्या मिलेंगे, शेयर्स होल्ड करने के लिए डिविडेंड मिलेगा। और अब हम जानते हैं 1 अप्रैल 2020 से क्या हो गया, डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर। तो बोलते हैं कि क्या बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में डिविडेंड टैक्सेबल होगा, तो हमने कहा नहीं, बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, उनके लिए ये एग्जेम्प्ट है। पर बिजनेस ट्रस्ट जब ये क्या करता है, अपने यूनिट होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हो सकता है कि ये क्या हो जाए, टैक्सेबल हो जाए। कैसे टैक्सेबल हो सकता है, तो वो बोलेंगे चेक करो एसपीवी किस रेट पे टैक्स पे कर रही है। एसपीवी के पास क्या है, चॉइस है, क्योंकि एसपीवी डोमेस्टिक कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी के पास 3 सेक्शन आते हैं चूज करने के लिए, 115BA, 115BAA, 115BAB। अगर हमारी डोमेस्टिक कंपनी 115BAA स्पेसिफिकली चूज कर चुकी है, क्योंकि BAA हर एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए होता है, और बाकी के 2 सेक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए थे, याद आया? तो BAA जो है वो सारी डोमेस्टिक कंपनी के लिए, और अगर उसने वो 22% वाला टैक्स वाला BAA ले लिया है, तो बोलते हैं कि देखो ऑलरेडी कंसेशनल रेट पे ये टैक्स पे कर रहे हैं, तो यूनिट होल्डर्स अब ये डिविडेंड जो है ना तुम्हारे हैंड्स में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि एसपीवी कंसेशनल रेट पे टैक्स पे कर रही है। लेकिन अगर क्या होता है कि ये एसपीवी नॉर्मल रेट पे टैक्स पे कर रही है, 30% पे जा रही है हमारी डोमेस्टिक कंपनी, उसने फुल टैक्स पे किया, तो फिर हम बोलेंगे डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो डिपेंड करेगा यूनिट होल्डर के लिए डिविडेंड टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, एसपीवी किस रेट पे टैक्स पे करती है। फिर इसके बाद मैम डिविडेंड किस रेट पे टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर्स के हैंड में, तो हमने पहले ही बोला था कि ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए है कॉन्सेप्ट, तुमने ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो मतलब डिविडेंड उनके लिए 10% पे टैक्सेबल होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जितना इनसे पैसा लेना है ना, ले दे के खत्म करो, बात का कोई रिटर्न वगैरह फाइलिंग का लफड़ा रखना ही नहीं है। तो हम बोलते हैं कि जितने पे तुम्हारा टैक्स है उतने का ही टीडीएस डिडक्ट करते हैं तुमसे, और खत्म बात, लेना देना पूरा खत्म। तो जो इनका रेट ऑफ टैक्स होगा वही इनका पूरे चैप्टर में क्या है, टीडीएस का रेट भी वही है। लेकिन मैम रेसिडेंट का क्या, बोला था रेसिडेंट तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नहीं आया, तुमने इन्वेस्ट किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब पैसा भी अच्छा खासा है, तो जो रेट इन फोर्स है उस पर तुम टैक्स पे करो, लेकिन तुम्हारा टीडीएस 10% ही होगा, क्योंकि हम चाहते रिटर्न भरो, तुम रिटर्न भर के बैलेंस टैक्स क्या करो, पे करो, हमको भी तुम्हारी फाइल आनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये डिविडेंड का पार्ट खत्म। इंटरेस्ट, अब हो सकता है बिजनेस ट्रस्ट इंटरेस्ट भी देता हो, किसको, एसपीवी क्या करता हो, इंटरेस्ट देता हो बिजनेस ट्रस्ट को। तो जब एसपीवी इंटरेस्ट दे रहा है किसको, बिजनेस ट्रस्ट को, पास थ्रू स्टेटस वर्ड लिखना कंपलसरी। यहाँ होता है पास थ्रू स्टेटस, इसका मतलब इसको टैक्सेबल नहीं होगा, ये टैक्सेबल अगेन होगा और कंपलसरी होगा टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। डिविडेंड में एक बार चेक करना पड़ता है, पर इंटरेस्ट में कोई चेक नहीं करना, यूनिट होल्डर्स के हैंड में ही टैक्सेबल है। फिर याद दिलाते, ये कॉन्सेप्ट था नॉन रेसिडेंट के लिए, तो नॉन रेसिडेंट को 5% पे टैक्सेबल होगा ये इंटरेस्ट। और मुझे याद आ रहा है कि नॉन रेसिडेंट से रिटर्न फाइलिंग के कुछ नहीं चाहिए, जितना टैक्स बनता है उतना ही टीडीएस लेके खत्म, बिल्कुल हिसाब खत्म। तो जो इसका रेट ऑफ टैक्स है वही इसका क्या था, टीडीएस था। फिर इसके बाद आते हैं किस पे, रेसिडेंट। तुमको तो बोला था तुम्हारे लिए है ही नहीं, तो जब तुम्हारे लिए है ही नहीं तो रेट इन फोर्स, और टीडीएस तुम्हारा कितना होगा, 10%। जैसा डिविडेंड का था वैसा ही क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेगा।
फिर अब एक बिजनेस ट्रस्ट किस टाइप का होता है, एक बिजनेस ट्रस्ट होता है जो अपने ही प्रॉपर्टी को रेंट पे भी देता है, तो REIT बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, अगर उसको उसकी रेंट की इनकम मिल रही है और वो रेंट की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनिट होल्डर्स को, तो देखो बिजनेस ट्रस्ट को रिसीव करते वक्त अगेन एग्जेम्प्ट है। तो किसके लिए टैक्सेबल, फिर से हमारे किसके लिए टैक्सेबल है, यूनिट होल्डर्स के लिए। और इस बार कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए क्या है, बोलते हैं कि सबके लिए हम एक जैसा टैक्स करेंगे, तो चाहे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों को रेट इन फोर्स पे ही टैक्स करेंगे। लेकिन फिर से जब नॉन रेसिडेंट का जो टैक्स रेट होगा वही उसका TDS रेट है, और हमारे रेसिडेंट के लिए क्या करना है, 10% ही क्या रखना है, TDS। इन शॉर्ट बोले तो रेसिडेंट के लिए तो पूरा रेट इन फोर्स है, चाहे डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, और TDS भी उसका 10% है। और नॉन रेसिडेंट के लिए याद रखना, जो उसका टैक्स रेट होगा इक्वल टू वही उसका TDS का क्या है, यहाँ पे रेट है। ये है क्या, तुम्हारा बिजनेस ट्रस्ट। अब बिजनेस ट्रस्ट को मैम इसके अलावा भी तो इनकम होती है, 111A होता है, 112 होता है, तो बोलता है 112 20 है, 20 पे ही रहेगा। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% पे रहेगा। इन दोनों के अलावा कोई भी इनकम होगी मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अब वही ले देखिए कहानी, जिस रेशियो में बिजनेस ट्रस्ट अर्न करता है वही रेशियो प्रपोर्शन किसका माना जाएगा, यूनिट होल्डर्स का माना जाएगा। अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी हुआ होगा तब भी क्या मानेंगे कि अभी ही टैक्स पे करना है, तो जिस ईयर में एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब टैक्स नहीं लगेगा। दिस कंप्लीट द रिविजन ऑफ योर बिजनेस ट्रस्ट। फिर बिजनेस ट्रस्ट के बाद हमको एक बार किसको देख लेना चाहिए, हमारे AMT के प्रोविजन को देखना चाहिए। और AMT का प्रोविजन किससे डायरेक्ट लिंक देखा है हमने, 10AA से लिंक देखा है। तो बोलते हैं AMT क्या होता है, कंपनी को छोड़ दो, कंपनी छोड़ के जितने भी SSC हैं सब पे क्या लगेगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अब ये बोलता है कि तुम्हें क्या करना है, एक एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी है, वो कैसे निकालनी है हम बता देंगे। उस पे 18.5% का टैक्स निकालो और नॉर्मल प्रोविजन पे टैक्स निकालो, जो भी हायर होगा उतना तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये बोलेगा अगर तुम बोल रहे हो नॉर्मल 10 लाख पे करवा रहा है और एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% 15 लाख टैक्स पे करवा रहा है, ज्यादा पे करवा रहे हो 5 लाख, तो बोलता है इस 5 लाख का आने वाले 15 असेसमेंट ईयर में तुम्हें क्या मिल सकता है, क्रेडिट मिल सकता है। क्रेडिट कितना यूटिलाइज करेंगे, क्या पूरा यूटिलाइज कर सकते, नहीं, नॉर्मल टैक्स का जितना अमाउंट निकलेगा और तुम्हारा एडजस्टेड वाले का 18.5 का जितना अमाउंट निकलेगा, दोनों का डिफरेंस जो होगा उतना ही तुम क्या कर सकते हो, क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर इसके बाद बोलते हैं अब ये बता दो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी। तो चेक करना, जब भी क्वेश्चन आएगा अदर SSC का आएगा, अदर SSC मतलब कंपनी छोड़ के जो भी SSC का आएगा और तुम्हें 10AA दिख जाए, तुम्हें क्या दिख जाए, 35AD सेक्शन दिख जाए, या फिर 80IA से 80RRB एक्सेप्ट 80P दिख जाए, तो कंपलसरी हो जाएगा तुम्हारे लिए क्या, कि तुम्हें उसमें क्या करना है, AMT के प्रोविजन लगाने हैं, अनलेस एंड अनटिल वो बोल दे कि यहाँ पे SEC ने 115 BAC क्या करके रखा है, ऑप्ट करके रखा है। क्योंकि जहां 115 BAC आता है तुम्हें समझ में आ रहा है कि वहां लिखा है कि AMT के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, तुम्हारी नेट टोटल इनकम लेंगे, 10AA का जितना भी तुमने डिडक्शन लिया होगा एड बैक करेंगे, 10AA अभी रिवाइज करेंगे तो फिर से याद आएगा कि 10AA क्या था। फिर उसके बाद और क्या एड बैक करोगे, 35AD का 100% डिडक्शन मिलता है, हम वापस एड बैक करेंगे। और 35AD का अगर तुम 100% मुझसे डिडक्शन वापस ले रहे हो तो क्या बोलता है SEC, मुझे मैंडेटरी डेप्रिसिएशन तो अलाउ कर दो। तो जब जब पूरे DT में 35AD एड बैक होगा तब तब डेप्रिसिएशन वापस क्या करोगे, माइनस करोगे। इसके अलावा 80IA RRB तक के जितने भी डिडक्शंस है अगर तुमने लिए तो वापस एड बैक करो। अब देखते हैं अगर तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है तो हम क्या नहीं करेंगे, तुमको AMT से मुक्त कर देंगे, नहीं लगेगा AMT का प्रोविजन। लेकिन एडजस्टेड टोटल इनकम मोर देन 20 लाख अगर तुम्हारी निकली तो क्या लगेगा तुमको, AMT के प्रोविजंस क्या होंगे, एप्लीकेबल। पर इसमें याद रखना LLP पार्टनरशिप फर्म के लिए भले ही 20 लाख भी तुम्हारी एडजस्टेड टोटल इनकम हो तब भी क्या होता है, AMT के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। क्वेश्चन जब ICI देगा उसमें लिखा होता है बिजनेस इनकम इज 20 लाख, अदर SEC की बिजनेस इनकम 20 लाख है, AMT के प्रोविजन एप्लीकेबल करो। ये मत सोचना कि बिजनेस इनकम 20 लाख है तो तुम AMT के प्रोविजन नहीं लगाओगे।
एडजस्टेड टोटल इनकम तुम्हारी 20 लाख होना चाहिए, और वो जानबूझ के बिजनेस इनकम को 20 लाख देते हैं कि तुम लोग बोलोगे एएमटी लगेगा ही नहीं। तो ये चीज को ध्यान रखना। दिस कंप्लीट्स एएमटी। अब आते हैं 10AA। 10AA का प्रोविजन क्या था? 10AA सिंपल सादी सी बात बोलता है कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है, न्यू न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे स्टेब्लिश हुई है? SEZ में स्टेब्लिश हुई है। तो अगर एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट SEZ में क्या होती है? स्टेब्लिश होती है, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे डेवलपमेंट होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, तो इन लोगों को SEZ का क्या होगा? 10AA का बेनिफिट मिलेगा। पहले के 5 असेसमेंट ईयर में 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसके बाद के 5 असेसमेंट ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, उसके बाद के 5 असेसमेंट ईयर में 50% एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और क्या लेंगे हम? री इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो होता है, उसमें आप जो भी पैसा जमा कर रहे हो, विच एवर इज यहाँ पे लेस होगा उतना ही तुमको अलाउ होगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट के लिए मेरे पास होना चाहिए टोटल टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो बोलते हैं टोटल टर्नओवर मतलब क्या? मिक्स, एक्सपोर्ट भी डोमेस्टिक भी, जितना तुम्हारा टोटल टर्नओवर है हो, उस टोटल टर्नओवर में से सबसे पहले क्या माइनस कर लेना? फ्रेट माइनस करना, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस माइनस कर लेना। इन शॉर्ट ऐसे चार्जेस तुमको माइनस करने जो एक्चुअल में तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी ना है। तुम क्या फ्रेट मैन्युफैक्चरिंग करते हो? फ्रेट चार्जेस अलग होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ऐसे एडिशनल इंश्योरेंस चार्जेस है, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग का पैसा तो मिल नहीं रहा है तुमको, उसको टोटल टर्नओवर में से माइनस करो, उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर में से भी माइनस करो। और तो और सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर में से तुम्हें और भी चीजें माइनस करनी पड़ेगी। तुमको क्या मिला? कैश असिस्टेंस मिला, ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, तुमको इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है, उसको सेल करके प्रॉफिट हुआ, मतलब एक्सपोर्ट के कारण कहीं भी तुमको कोई बेनिफिट मिल गया, तो ऑलरेडी एक बेनिफिट मिल गया ना, तो डबल बेनिफिट मत लो, उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर में से उतने अमाउंट को माइनस करो। अब निकला तुम्हारा एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर। तो टोटल में से क्या माइनस करना है? टोटल में से माइनस करना है फ्रेट, टोटल में से माइनस करना है तुमको इंश्योरेंस, टोटल में से तुमको क्या माइनस करना है? साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन। और यही चीज एक्सपोर्ट में से भी क्या करना है? एक्सपोर्ट टर्नओवर से भी माइनस करना है। लेकिन एक्सपोर्ट टर्नओवर में एड ऑन क्या माइनस करना है? वो चीजें जो एक्सपोर्ट बेनिफिट देती हैं वो तुमको माइनस करना है। अब निकाल लो, टोटल टर्नओवर इतना, तो मेरा क्या है? इतना टोटल प्रॉफिट। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर जब मेरा इतना, तो मेरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना है? ये हमने निकाल लिया। अब एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% पहले के 5 साल में, नेक्स्ट में एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50%, और फिर उसके बाद हम देख चुके हैं री इन्वेस्टमेंट रिजर्व या 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट विच एवर इज लेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बोलते हैं ये री इन्वेस्टमेंट रिजर्व का करना क्या है? बोलते हैं जब तुम री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डालोगे, 3 इयर्स के अंदर उसको यूटिलाइज करना, और यूटिलाइज करना है नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। अगर नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, चलेगा। अब नई प्लांट एंड मशीनरी में लेकिन बोला अगर तुम्हारी टोटल एसेट में से 20% ओल्ड है, चलता है, सेकेंड हैंड चलेगा, या फिर इंपोर्ट कर रहे हो सेकेंड हैंड मशीन, तो भी क्या होगा? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडिया के लिए तो वो फर्स्ट हैंड है। ठीक है। लेकिन अगर 3 साल में या तो पैसा यूटिलाइज ही नहीं किया, तो यूटिलाइज नहीं किया, जैसे ही 3 साल खत्म होंगे, फोर्थ ईयर में क्या होगा? टैक्सेबल। और या फिर 3 साल में यूटिलाइज तो किया लेकिन प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदी, या फिर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, जिसका क्या हो गया? 20% से अबाउ निकल गए तुम, वो जो उन्होंने बेंचमार्क दिया उससे अबाउ निकल गए, मतलब मिस यूटिलाइज हो गया। तो जिस ईयर में मिस यूटिलाइज हुआ है, उस ईयर में ये वापस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। फिर बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चाहे तुम इंडिया में बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया के बाहर जाके बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग है। इंडिया के क्या है? मैन पावर को टेक्निकल असिस्टेंस के लिए बाहर डिप्लॉय करो, वो भी हमको चलेगा, वो भी हम मानेंगे, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा SEZ में। और साथ ही साथ रीलोकेशन अगर होता है या ओनरशिप चेंज होती है, एक SEZ से शिफ्ट होके मेरा यूनिट किसी और SEZ में जाता है, या फिर मैं ओनर थी अब कोई और SEZ का ओनर बन गया, तो भी 10AA क्या नहीं होता? इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन इसमें एक और चीज देके रखी थी, अगर तुम क्या करते हो? रीलोकेशन करते हो, तो 50% से ज्यादा एम्प्लॉय तुम्हारे स्प्लिट ऑफ वाली जो चीज थी, स्प्लिट ऑफ में 50% से ज्यादा एम्प्लॉय का स्प्लिट ऑफ नहीं होना चाहिए कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर मेरे 50% से ज्यादा एम्प्लॉय चले गए, तो भाई वो स्प्लिट ऑफ है। तो बोलता है 50% से ज्यादा स्प्लिट वो नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पुराने एम्प्लॉय से रिलोकेशन के टाइम क्या हो गए, नए एम्प्लॉय जो इधर आ रहे हैं,
मतलब इसी यूनिट्स के मेरे एम्प्लॉय वापस रीलोकेट होके किसी नई यूनिट में आ रहे हैं मेरे, तो 50% से ज्यादा आएंगे तो हमको दिक्कत होगी। तब तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो, स्प्लिटिंग ऑफ कर रहे हो। और ओवरऑल टोटल तुम्हारे एम्प्लॉय जितने भी है उसमें से नए एड ऑन जो हो रहे हैं वो इसी यूनिट का 50% से ज्यादा, तो ओवरऑल टोटल यूनिट में एड ऑन हो जाता है। तो भी इसको फिर हम क्या नहीं मानेंगे, स्प्लिट ऑफ मानते हुए नहीं चलेंगे। तो दिस वॉज योर कंसेप्ट ऑफ SEZ। तो हमने सारी चीजें जो अब तक की वेरियस एंटिटी की यहाँ तक रिवीजन किया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे स्टार्ट। आ जाओ, टैक्सेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, थैंक्स टू स्वाति। टैक्सेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी अब बहुत ज्यादा ही